फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में तमाम खबरें जो सुबह से शाम तक थी सुर्खियों में। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों और संसद में उपस्थित तमाम लोगों से स्वस्थ चर्चा करने की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए संसद में चर्चा न होने देने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि जिनको जनता ने अस्वीकार किया वो संसद को भी मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संवाद और संसद की गतिविधियों को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को देखती है और जब समय आता है तब सजा भी देती है। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रह सकता है, इसकी बानी पहले दिन ही देखने को मिल गई जब अदानी और संभल मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अब बुधवार यानी 27 नवंबर को कार्रवाई शुरू होगी। अदानी रिश्वत कांड और संभल हिंसा पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर चर्चा करने की मांग कर रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर अदानी को बचाने का आरोप लगा रहा है। आपको बताएं कि 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 5 नए विधेयक पेश होंगे, जबकि वक्फ संशोधन समेत 11 अन्य विधेयकों पर चर्चा के लिए उसे लिस्ट किया गया है। संभल में हुए बवाल के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी है। हिंसा भड़कने के मामले में पुलिस ने संभल लोकसभा के सांसद जियाउर रहमान बर्क, सदर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल और दूसरे 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सभी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद पर आरोप है कि उन्होंने सुनियोजित तरीके से हिंसा को भड़काया। इसके लिए उन्होंने मस्जिद के बाहर भीड़ को इकट्ठा किया, उसे उकसाया। अदालत के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद के अंदर सर्वे का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक भारी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गए और पुलिस की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हुई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 800 उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। संभल के एसपी ने बताया कि उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। ड्रोन से भी फोटो निकालने की कोशिश की जा रही है। संभल में फिलहाल धारा 163 लागू है। इंटरनेट कल यानी मंगलवार को भी सस्पेंड रहेगा। इसके अलावा कई थानों की पुलिस हिंसा प्रभावित इलाकों में तैनात है। संभल के एसपी के बिश्नोई ने बताया कि जामा मस्जिद के बाहर हुई हिंसा में 15 पुलिसकर्मी और 4 अधिकारी घायल हुए। पत्थरबाजी से बचने के लिए एसडीएम के पैर में फ्रैक्चर भी हो गया और इसके अलावा एसपी के पीआरओ और सीओ के पैर में भी गोली लगी है। संभल मामले में विपक्ष ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की मांग की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। दोनों नेताओं ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि संभल में जो विवाद हुआ है उसमें राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया सामने आया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका कहती हुई नजर आई कि प्रशासन ने बिना किसी जांच या दोनों पक्षों को विश्वास में लिए बगैर जल्दबाजी में कार्रवाई की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान दिखी कड़वाहट भी दूर होने लगी है। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री वसंतराव चव्हाण की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए अजीत पवार की मुलाकात भतीजे रोहित पवार से हो गई। रोहित अभी शरद पवार खेमे के विधायक हैं। भतीजे को देख अजीत पवार ने कहा कि अजीत बच गए क्योंकि उन्होंने उनके इलाके में ज़्यादा प्रचार नहीं किया। अजीत पवार के भतीजे रोहित की पीठ उन्होंने थपथपाई और उन्होंने कहा कि उन्होंने क्योंकि रैली नहीं की इसलिए वो बच गए। अच्छा हुआ वहां उनकी रैली नहीं हुई। संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिकाएं पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अन्य के द्वारा दायर की गई थी। आपको बताएं कि साल 1976 में पारित हुए संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। इस संशोधन के बाद प्रस्तावना में भारत का स्वरूप संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया था। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि इतने साल हो गए हैं, अब इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने अंडमान के पास समुद्र से 5000 किलो ड्रग्स जब्त किए हैं। अधिकारियों ने आज सुबह बताया कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इससे पहले कभी इतनी बड़ी खेप नहीं पकड़ी थी। ये ड्रग्स मछली पकड़ने वाली एक नाव से मिली है। ड्रग्स की किस्म जो है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत जो है, इनके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है। मामले में पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी को लेकर भी कोई जानकारी नहीं मिली है। डिफेंस के अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच के बाद ही कोई जानकारी मिल पाएगी।
हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सोमवार को बताया कि उसके बोर्ड ने अपने आइसक्रीम बिजनेस के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि आइसक्रीम बिजनेस को अलग से लिस्ट कराने की तैयारी की जा रही है। HUL की आज हुई बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी भी मिल गई है। HUL के आइसक्रीम कारोबार में क्वालिटी वॉल्स, कॉर्नेटो और मैग्नम जैसे ब्रांड शामिल हैं। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि सभी शेयर धारकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उचित विचार विमर्श के बाद बिजनेस को अलग करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। कंपनी ने बताया कि HUL के मौजूदा शेयर होल्डर्स को आइसक्रीम कंपनी के शेयर मिलेंगे। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में किसी भी तरह का नया निवेश नहीं करने का फैसला किया है। टोटल एनर्जी ने अदानी ग्रीन एनर्जी के कुछ अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर यह फैसला लिया है। यह आरोप अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी या उसकी सब्सिडरी के बजाय व्यक्तिगत अधिकारियों पर लगे हैं। टोटल एनर्जी ने एक बयान में करप्शन पर अपने जीरो टॉलरेंस स्टैंड पर जोर दिया है। अमेरिका में अदानी ग्रुप के अधिकारियों पर लगे आरोपों पर फ्रांसीसी कंपनी ने कहा है कि वो कथित अनियमितता में न तो शामिल थी और न ही उसके किसी अधिकारी से संबंध में किसी ने संपर्क किया। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने कहा है कि डेटा चोरी के कुछ मामले सामने आए हैं और इसके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। HDFC लाइफ ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया कि उसने एक अज्ञात स्रोत से सूचना उसे मिली है जिसमें उसके ग्राहकों की कुछ जानकारियों को दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से हमारे साथ साझा किया गया है। कंपनी ने कहा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी असेसमेंट शुरू किया गया है, साथ ही प्रभाव का आकलन करने के लिए कंपनी की जांच जारी है। HDFC लाइफ ने कहा कि वो अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने और उनके हितों की रक्षा के लिए ज्यादा सावधानी बरतेगी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अगले 2 वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। इसकी वजह ऊंची ब्याज दर से शहरी मांग में कमी आना बताया जा रहा है। अमेरिकी चुनाव परिणामों के बाद अपने आर्थिक पूर्वानुमानों को अपडेट करते हुए रेटिंग एजेंसी ने भारत में वित्त वर्ष 2025-26 में GDP ग्रोथ 6.7% और वित्त वर्ष 2026-27 में 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। S&P ने चालू वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 में GDP ग्रोथ रेट 6.8% रहने का अनुमान जताया है। S&P ने चीन के लिए 2024 में 4.8% की ग्रोथ अनुमान को बरकरार रखा है। वित्त मंत्रालय ने आज मासिक आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट जारी की। वित्त मंत्रालय ने इस रिपोर्ट में कहा कि नवंबर की शुरुआत के रुझानों ने प्रमुख फूड प्राइस में नरमी का संकेत दिया है। इसमें कहा गया है कि भू राजनीतिक कारक महंगाई और सप्लाई चेन को प्रभावित करना जारी रख सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आने वाले महीनों के लिए भारत का आर्थिक परिदृश्य आशावादी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर खरीफ फसल से खाद्य महंगाई में कमी संभव है। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर रिकवरी थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। इसमें कहा गया है कि खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई में उछाल दिखा है, जिसमें आने वाले महीनों में कमी देखने को मिलेगी। अक्टूबर महीने में घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक सालाना आधार पर 8% से ज्यादा बढ़ा है। मंथली आधार पर अक्टूबर महीने में इंडिगो का मार्केट शेयर 63% से बढ़कर 63.3% पर पहुंच गया। साथ ही इंडिगो का अक्टूबर में पैसेंजर लोड फैक्टर 82.6% से घटकर 82.3% रहा। स्पाइसजेट का मार्केट शेयर 2% से बढ़कर 2.4% रहा, जबकि स्पाइसजेट का पैसेंजर लोड फैक्टर 80.4% से बढ़कर 81% पहुंच गया। मंथली आधार पर अक्टूबर में एयर इंडिया का मार्केट शेयर 15.1% से बढ़कर 19.4% पर पहुंच गया। विस्तारा का मार्केट शेयर 10 से घटकर 9.1% रहा।